देख लिए अब तक हमने। द्रव्य, गुण, है ना। और गुणों में कौन देख रहे हैं हम? कौन कौन देख लिए हमने? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व और संयोग और विभाग। यही देखा है ना अभी तक? आठ बताने वाले एक पीछे चल रहे हैं। चलिए, तो हमने 9 गुण देख लिए है ना। अब ये बताइए मुझे जरा, इन 9 गुणों में ऐसे कौन से गुण हैं जितने अभी तक हमने देखे हैं वो जो जो जिनका आश्रय सभी द्रव्य हैं। 9 ही द्रव्य हैं हमारे पास में, है ना। पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, काल, अधिकात्मा, मन। इनमें से जो 9 गुण हमने देखे हैं, है ना, उन 9 गुणों में से कितने गुण ऐसे हैं जो सभी द्रव्यों में रहते हैं? नाम भी बता दीजिए, कौन से हैं। कौन से गुण सभी द्रव्यों में रहते हैं? जी, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। सभी लोग इस बात से सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं इस बात से? यदि साधर्म्य और वैधर्म्य देखने को आए तो आप लोग कर लेंगे ना इसको, है ना। यदि उसमें 3 गुण ऐसे लिख दिए हो, संख्या, परिमाण और पृथक्त्व लिख दिया हो, और नीचे 2 4 ऐसे दिए हो, 2 जिसमें संयोग और विभाग लिखे हों और 2 अतिरिक्त हों, और उसमें पूछा जाए कि इन तीनों के साधर्म्य और कौन है, तो आप लोग पहचान जाएंगे ना। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो पहचान जाएंगे ना। चलिए, इस चीज को हम आगे कारिकावली से भी देखेंगे, है ना। यदि समय बचेगा तो कारिकावली से भी देखेंगे, है ना। कारिकाओं से हम याद कर लेंगे इस चीज को, जिससे आसानी हो जाएगी हमें, है ना। चलिए, अब क्या देखना है हमें? परत्व और अपरत्व। ये देखिए, अभी तक एक एक गुण का लक्षण बता रहे थे ये, है ना, और एक एक गुण का आश्रय बता रहे थे। अब क्या कर दिया इन्होंने? अब 2 गुण एक साथ दे दिए, है ना। क्या कर दिया? 2 गुण एक साथ दे दिए, परत्व और अपरत्व, है ना। परत्व और अपरत्व। तो क्या है परत्व का लक्षण? पर व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो परत्व कहलाता है, और अपर व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो क्या कहलाएगा? अपरत्व। ठीक है ना। जिस व्यवहार से पर का व्यवहार किया जाए, है ना, जिससे पर का व्यवहार किया जाए वो परत्व, और जिससे अपर का व्यवहार किया जाए वो क्या कहलाएगा? अपरत्व, है ना। ये क्लियर है ना। पर व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो परत्व, और अपर व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो अपरत्व। अब ये जानिए, कारण हमारे 3 प्रकार के, साधारण, असाधारण और निमित्त, है ना। साधारण, असाधारण और निमित्त, है ना। असाधारण कारण होगा, हमने कल जाना था ना, साधारण असाधारण कारण क्या होते हैं। साधारण कारण कौन से हैं, साधारण कारण कौन से हैं, जाना था ना हमने कल। घट के प्रति साधारण कारण कौन है और असाधारण कारण कौन है किसी को स्मरण? घट के प्रति असाधारण कारण कौन है और साधारण कारण कौन है? चक्र, दंड और कुलाल।
असाधारण कारण है घट के प्रति, और मिट्टी इत्यादि साधारण कारण है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो साधारण असाधारण, अब ये कैसा है, हमारा जो परत्व अपरत्व है ये कैसे हैं, असाधारण कारण है ये, ठीक है ना। कैसे हैं, असाधारण कारण, किसके प्रति, तो पर अपर जो हम व्यवहार करते हैं, है ना, उसके प्रति। अब ये पर अपर व्यवहार क्या है, तो साधारण सा हिंदी में ऐसे क्या कहेंगे, जैसे ये एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, ठीक है ना। ये क्या है, ये इससे पर है ना, और ये इससे क्या है, अपर है। ये पर है, ये अपर है। इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, पर अपर, है ना, परत्व अपरत्व। इस प्रकार के जो साधारण असाधारण कारण होते हैं, है ना, उसको क्या कहा जाता है, परत्व अपरत्व, ठीक है ना। यानी साधारण ये समझ लीजिए आप, दूर और पास। परत्व मतलब कोई वस्तु दूर है, ठीक है, इसके प्रति ये बहुत दूर है, तो इसको परत्व का व्यवहार करेंगे, है ना। सन्निकृष्ट और अपकृष्ट यानी पास, विप्रकृष्ट, है ना। चलिए, ये समझ में आ गया ना सबको, परत्व अपरत्व का व्यवहार, परत्व अपरत्व, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये रहता कहाँ है, पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। पृथ्वी आदि मतलब पृथ्वी, अप, तेज, वायु, ठीक है ना। पृथ्वी में रहता है, जल में रहता है, तेज में और वायु में। परत्व अपरत्व, ये दोनों कहाँ रहते हैं, इनके आश्रय क्या हैं, तो पृथ्वी आदि चार, है ना। आदि से कौन कौन लेने हैं, जल, तेज और वायु, ठीक है। जी। ये क्लियर है ना। चलिए, अब आगे क्या कह रहे हैं, ते द्विविधे, ये जो पर अपर हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पर भी दो प्रकार का और अपर भी दो प्रकार का। कौन से, दिक्कृते कालकृते चेति, दिक्कृत परत्व और कालकृत परत्व, ठीक है। दिक्कृत अपरत्व और कालकृत अपरत्व, ठीक है ना। प्रत्येक दो दो प्रकार का हो गया ये, परत्व भी दो प्रकार का और अपरत्व भी दो प्रकार का, ठीक है ना। अब देखिए, दिक्कृत परत्व किसे कहते हैं और कालकृत परत्व क्या होगा। जब हम दिक्कृत को जान जाएंगे तो कालकृत को, अपरत्व को भी जान जाएंगे, जब परत्व को जान जाएंगे तो, है ना। दिक्कृत परत्व, दिक्कृत कालकृत परत्व को जान जाएंगे तो अपरत्व दिक्कृत को और कालकृत अपरत्व को भी जान जाएंगे, है ना। तो अब देखिए, दिक्कृत किसे कहते हैं, जैसे जब हम दिशा का पर अपर में व्यवहार करेंगे, है ना, पर अपर मतलब दूर पास के लिए जब दिशा का व्यवहार करेंगे, है ना, जैसे पूर्व दिशा में प्रयाग से काशी इतनी दूर है ना, प्रयाग से काशी दूर है, तो ये क्या हुआ, दिक्कृत व्यवहार हुआ परत्व का, ठीक है ना। देखिए, जब दिशावाचक दिशा के साथ में जब व्यवहार करेंगे, हम इसी दिशा में जब व्यवहार करेंगे, जैसे ये काशी है और ये है प्रयाग, ठीक है। पूर्व दिशा में काशी प्रयाग से दूर है ना, तो ये क्या हुआ, दिक्कृत व्यवहार हुआ ना। और क्या हुआ, दूर का व्यवहार हुआ, परत्व का व्यवहार हुआ, है ना, परत्व जी। का व्यवहार हुआ ना, तो ये क्या कहलाएगा, दिक्कृत परत्व, ठीक है ना। अब जी। देखिए, जब समीप का, जब अपरत्व क्या होगा, जब समीप का व्यवहार होगा, प्रयाग के पास का कोई स्थान, वो क्या कहलाएगा, दिक्कृत अपरत्व, ठीक है ना। जब अपरत्व। नजदीक में होगा वो जगह, तो दिक्कृत अपरत्व कहलाएगा, वो अपरत्व मतलब पास और परत्व मतलब दूर, ठीक है ना। अब जी। जब इसको कालकृत लेंगे,
इस परत्व को कहाँ ले जाएंगे? अभी तक हमने दिशा का व्यवहार किया था यहाँ, है ना। जब हम क्या करेंगे, जी। कालकृत व्यवहार करेंगे इस परत्व से। जैसे कालकृत, कोई पुरुष है, ठीक है, एक है पुत्र, है ना, अथवा पुत्र से, कि पुत्र की आयु क्या है? 10 वर्ष, ठीक है, और पिता की आयु क्या है? 40 वर्ष, ठीक है ना। तो ये जो व्यवहार होगा, ये क्या व्यवहार होगा? कालकृत व्यवहार होगा, ठीक है ना। ठीक है, कालकृत परत्व कौन है? पुत्र, है ना। और कालकृत अपरत्व किस में आएगा? पिता में, ठीक है। परत्व कौन हुआ? पुत्र। ये समझ में आ गया ना, परत्व वाला, कालकृत परत्व। और धिक्कृत परत्व कहाँ आ जाएगा? यहाँ, ठीक है। ये क्लियर है ना? भैया जैसे ये दिक्कृत में जैसे था कि जो दूर था उसको परत्व कह रहे थे और जो पास था उसको अपरत्व, तो उसको अपरत्व ये कहेंगे, आयु है ना। वाले में। आयु जी वाले में भी ऐसे ही होगा। जो उससे कम आयु का होगा, है ना, उसको क्या कहेंगे? जी। जैसे 40 वर्ष है तो इसको क्या कहेंगे? परत्व। और जो उसके समकक्ष आयु का व्यक्ति हो, अपरत्व, ठीक है। जी। ये क्लियर है ना, परत्व अपरत्व। देखिए आगे ये भी यही कह रहे हैं, दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम। दूरस्थ किसी पिंड को यदि हम व्यवहार करेंगे, दिक्कृत व्यवहार, तो क्या कहा जाएगा? परत्व। और समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम, और समीपस्थ में क्या कहा जाएगा? अपरत्व, ठीक है ना। समझ में आ गया ना ये उदाहरण? जी। 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 इसी प्रकार से ज्येष्ठ कालकृतम परत्वम, यदि ज्येष्ठ है तो उसको क्या कहा जाएगा? परत्व। और कनिष्ठ कालकृतम अपरत्वम, कनिष्ठ में क्या आ जाएगा? अपरत्व आ जाएगा, ठीक है। कनिष्ठ में क्या आएगा? अपरत्व। और ज्येष्ठ में क्या आ जाएगा? परत्व, ठीक है, क्योंकि वह पर परत्व। है। वही वही सूत्र की तरह है, जैसे व्याकरण में सूत्र होते हैं ना, पूर्व शास्त्र, पूर्व सूत्र, पर सूत्र। पूर्व सूत्र की जी। अपेक्षा पर सूत्र बलवान होता है, पर शास्त्र बलवान होता है ना। ऐसे ही हाँ। यहाँ भी है, वही पर है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना? जी। और लोगों को भी समझ में आ रहा है? अब क्या है? गुरुत्व, ठीक है। अब कौन से नंबर पे आया ये गुरुत्व? 12वें नंबर पर, द्वादश। हाँ, क्या लक्षण कर रहे हैं इसका? आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम। क्या है? आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन मतलब यही समझना है हमें। आद्य पतन समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, गुरुत्व भी, ठीक है ना। गुरुत्व मतलब जो हम उसमें पढ़ते हैं ना, ये जो क्या नाम है इसका, साइंस में क्या था, ये न्यूटन, उसने ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, है ना। जी। उसके लॉ, न्यूटन के, वही है ये गुरुत्व, ठीक है, वही गुरुत्व है। अब देखिए इसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले ये समझिए कि आद्य पतन क्या है, ठीक है। आद्य पतन जैसे वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष पर क्या लगा है? फल है, ठीक है। ये भूमि है, वृक्ष से जो फल का प्रथम पतन है ना, जब विभाग होगा किसका? उस फल का और उस वृक्ष की टहनी का, जो परस्पर संयोग है ना, तभी तो वो जुड़ा हुआ है दोनों में, है ना। जी। हमने संयोग विभाग पढ़ा है ना अभी पीछे, तो जो संयोग है उसके कारण वो जुड़ा हुआ है ना।
मजबूत पकड़ है, लेकिन जब वो संयोग हल्का हो जाएगा, संयोग समाप्त हो जाएगा, तो क्या उत्पन्न होगा उसमें? विभाग, क्योंकि संयोग का विपरीत क्या है? विभाग। जब दोनों में विभाग होगा परस्पर, फल में और उसकी टहनी में, वृक्ष की में, तो क्या होगा? उसका पतन होगा ना, फल का। जी। फल का पतन होगा कि नहीं होगा? जब पाक उत्पन्न होगा उसमें, कब पतन होगा? जब पाक उत्पन्न होगा, तेज संयोग होगा, पक जाएगा फल, तो उसमें क्या हो जाएगा? जो प्रथम पतन होगा उसका, जो विभाग से पहला पतन होगा। अब पहला पतन कैसे? यहां से यहां तक आने में कितनी बार गिरेगा फल? बस एक बार। कितनी क्रियाएं होंगी? कितनी क्रियाएं होंगी यहाँ पर, यहां से यहां तक आने में? पहली क्रिया विभाग होना, ठीक है, यहाँ जी। विभाग हुआ, पहली क्रिया विभाग क्रिया। दूसरी तो साधारण क्रिया में दो ही समझ में आ गई, देखो दो तो यही समझ में आ गई, पहली विभाग और दूसरी यहाँ के संयोग। यहाँ से विभाग होके यहाँ संयोग हो रहा है ना, जी। वृक्ष से विभाग होकर के भूमि पर, तो दो क्रियाएं तो यही समझ में आ गई ना। इसके मध्य में भी जो पहला पतन यही हुआ, एक के बाद पतन होता रहा उसका। प्रथम पतन, द्विपतन, द्वितीय पतन, तृतीय पतन, चतुर्थ पतन, ऐसे करके जब तक जमीन पे नहीं गिरा वो फल, तब तक उसके पतन होंगे, ठीक है। तो जो जब वो गिरा ऊपर से, है ना, जो प्रथम पतन है, उसका जो प्रथम पतन का जो कारण, मतलब असाधारण कारण, ठीक है ना, ठीक है, उसका जो असाधारण कहलाएगा, वही गुरुत्व आवाज बीच बीच में कट जा रही है आपकी। है, ठीक है। ये समझ आ गया ना प्रथम पतन वाला? प्रथम आ गया ना? आवाज आ रही है हमारी? सर स्पष्ट नहीं है आवाज। जी, आप एक बार और बता दीजिए, क्योंकि अच्छा चलिए, आवाज आपकी देखिए, कट रही थी जब आप बता रहे थे तो। चलिए देखिए, यहां तक समझ में आया ना, वृक्ष और फल समझ में आया ना? जी। चलिए, तो वृक्ष पे फल लगा हुआ है, ठीक है। अब जब वृक्ष से, अभी क्या है, संयोग है ना, वृक्ष का और फल का दोनों का संयोग है ना, वृक्ष की जो टहनी है उसका फल के साथ संयोग है, इसी कारण से वो लटका हुआ है वहां पे, है ना। यहां तक जी। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, जब इसमें तेज संयोग होगा, क्या होगा? तेज तेज संयोग जब संयोग। इसमें होगा, तो पाक उत्पन्न होगा ना, पाक उत्पन्न होने से क्या होगा? विभाग होगा, है ना। तो जो विभाग होगा, जी। यहाँ से पतन होगा उसका विभाग होने के बाद में, और फिर यहाँ आके संयोग हो जाएगा पुनः संयोग। भूमि से, है ना। ऊपर से गिरेगा जी। विभाग होकर के, वृक्ष से विभाग हुआ, लेकिन कहाँ गिरा? भूमि पर जाकर के पुनः संयोग हो गया ना भूमि के साथ में। जी। यहाँ तक क्लियर? इसके मध्य में कितनी क्रियाएं हुई? एक सबसे पहली क्रिया जो हमने देखी, विभाग हुआ, दूसरी क्या हुई? संयोग हुआ, ठीक है। इसी के मध्य प्रथम पतन, द्वितीय पतन, तृतीय पतन, कितने पतन हुए जब तक वो नीचे गिरा? जितना ऊंचा वृक्ष होगा उतने अधिक पतन होंगे उसमें, है ना, जी। है ना। तो जो प्रथम पतन हुआ, है ना, सबसे पहला पतन, विभाग के बाद जस्ट जो पतन हुआ, उसी का जो असमवायी कारण है, वही क्या है? गुरुत्व है। पहले पतन का जो असमवायी कारण है, वही गुरुत्व है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? प्रथम पतन समझ में आया, नहीं आया? गुरुत्व भी समझ में आ जाएगा अभी, देखिए, प्रथम पतन समझ में आ गया ना सबको? और लोगों को भी समझ में आ गया सबको? जी। अब देखिए, ये तो जाना हमने प्रथम पतन, ठीक है। पतन का ऐसा समझिए, मुझे लग रहा है आप लोगों को प्रथम पतन अभी समझ में नहीं आया, आप लोग कह रहे हैं सिर्फ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया प्रथम पतन। अभी आप लोग कंफ्यूज हैं इस प्रथम पतन में, मैं सही कह रहा हूं ना? गिरा तो एक ही बार ही है, फिर प्रथम पतन कैसे, फिर और पतन कैसे हुए इसके? ये इस चीज में कंफ्यूज है आप, हाँ, मुझे समझ लेकिन में आ रहा है इस बताए। चीज। देखिए, 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 जब मान लीजिए
एक बार यहां से शब्द उत्पन्न होता है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, इसने शब्द किया, ठीक है, शब्द किया, वायु इस दिशा का बह रहा है, ठीक है। तो अब जो और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है उससे 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो पहला शब्द जब इसने उत्पन्न किया, ठीक है, तो क्या वही शब्द इसको जाकर के सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, वो शब्द नहीं सुनाई देगा जो उसने कहा था। एक शब्द से द्वितीय शब्द उत्पन्न होगा, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ, ऐसे करके शब्द उत्पन्न होंगे, अनंत शब्द उत्पन्न होंगे। जितनी दूर होगा ये उतने अधिक शब्द उत्पन्न होंगे। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए कभी कभी देखा होगा जब ज्यादा दूर व्यक्ति होता है तो कोई आवाज देता है उसको, तो वहां तक कुछ ही शब्द पहुंचते हैं, कुछ नहीं शब्द पहुंचते हैं, क्योंकि एक दूसरे को शब्द उत्पन्न करता हुआ चलता है, ठीक है। प्रथम शब्द द्वितीय को, द्वितीय तृतीय को, जैसे मैसेज भेजते हैं ना, फॉरवर्ड करते हैं हम लोग, है ना। तो वही सिस्टम है यहाँ पे भी, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। ऐसे ही यहाँ पतन क्रिया है, तो पतन क्रिया में क्या होता है, प्रथम पतन द्वितीय को उत्पन्न करता है, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ उत्पन्न होता है। वो हमें दिखता नहीं है, ठीक है, दिखता नहीं है, लेकिन एक दूसरे को एक दूसरे के बाद पतन उत्पन्न होता है। ये भी हम जब शब्द को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज को। अभी इतना समझिए कि एक दूसरे से पतन उत्पन्न हो रहा है शब्द के जैसे। ये क्लियर? अब समझ में आ गया प्रथम पतन? तो जो यहाँ पहला शब्द उत्पन्न हुआ था वही प्रथम शब्द है। उसी प्रकार से यहाँ जो पहला पतन उत्पन्न हुआ उसी को क्या कहेंगे, प्रथम पतन, ठीक है। आदि पतन, तो उस आदि पतन का जो असमवायी कारण है, असाधारण कारण है, ठीक है, उसके बिना यदि वो ना हो तो प्रथम पतन उत्पन्न ही नहीं होगा। उसको क्या कहा जाता है, गुरुत्व। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब तो प्रथम पतन समझ में आया ना। अब देखिए, ये जो फल था, ये जो फल था, है ना, ये फल कहाँ था, वृक्ष पे लगा था। तो इसमें जब ये वृक्ष में आया, ठीक है, तभी इसमें गुरुत्व आ गया था। जो गुरुत्वाकर्षण था, इसमें जो गुरुत्व था वो कब आ गया था, हिंदी में यदि जिसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं ना, ग्रेविटी इंग्लिश में। तो वो ग्रेविटी कब आ गई थी, जब ये फल वृक्ष पे आया था। क्या साइंस भी ऐसा मानता है? हमें नहीं पता साइंस क्या मानता है इसमें, लेकिन हमारे यहाँ यही है कि गुरुत्वाकर्षण कब आ गया था इसमें, ये गुरुत्व जब वो वृक्ष में लगा था तभी इसमें गुरुत्व आ गया था। अब प्रश्न ये करेंगे कि तब वो गिरा क्यों नहीं, जब गुरुत्व तभी था उसमें, तभी क्यों नहीं गिरा वो? तब क्या था, उसका संयोग था, संयोग मजबूत था उसका, ठीक है। संयोग कैसा था, मजबूत था, उसका विभाग नहीं हुआ था। जैसे जैसे धीरे धीरे संयोग कम हो गया तो विभाग हुआ, विभाग होने के कारण जो गुरुत्व मौजूद था उसमें, जो गुरुत्व उपस्थित था, उसने उसको क्या कर दिया, जमीन पर ला दिया, ठीक है। उस उपस्थित गुरुत्व ने क्या किया, उसको नीचे ला दिया। ये समझ में आ गया ना। गुरुत्व आदि समय से ही उसमें विद्यमान था, ऐसा नहीं उसमें विद्यमान नहीं था गुरुत्व, गुरुत्व था उसमें, लेकिन संयोग के कारण, है ना, वो तब तक वहां पर उपस्थित था, लेकिन जब संयोग समाप्त हो गया उसका तो वो गिर गया नीचे, पतन हो गया उसका, ठीक है। और जो प्रथम पतन हुआ उसी को क्या कहते हैं, उसका कारण कौन है, गुरुत्व। और अन्य जो पतन होते हैं, प्रथम के बाद द्वितीय पतन, तृतीय पतन, चतुर्थ पतन, पंचम पतन, षष्ठ पतन, ऐसे करके अन्य जो पतन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेग। फिर उसके बाद में उसमें वेग आ जाता है, फिर वो वेग से गिरता है नीचे, ठीक है ना। जैसे एक और उससे समझिए, जैसे ये धनुष है, ये क्या है, बाण है, ठीक है। अब इस बाण में भी गुरुत्व है, ठीक है, क्या है, गुरुत्व है ना, ठीक है। ये द्रव्य में रहता है गुरुत्व, ठीक है ना। ये किस में रहता है, द्रव्य में। कहाँ कहाँ इसकी वृत्ति है, पृथ्वी और जल में। तो पृथ्वी तत्व जिसमें होगा उसमें गुरुत्व रहेगा, तो पृथ्वी तत्व है इस बाण में भी, ठीक है, तो इसमें गुरुत्व है। ये बात क्लियर है ना। अब देखिए,
इसमें जब इसकी प्रतियोगिता खींची जाएगी तो उसमें वेग भरा जाएगा, ठीक है। क्या होगा? वेग। जब वेग होगा तो जितना इसमें वेग ये भरेंगे उतना ये दूर जाएगा, लेकिन जब इसका वेग समाप्त हो जाएगा तो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण या अपने गुरुत्व के कारण, है ना, जो इसमें गुरुत्व है उस गुरुत्व के कारण, है ना, ये क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। जब वेग समाप्त होगा तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। किसके कारण गिरा? ये गुरुत्व के कारण। तो जो प्रथम पतन होगा इसका, है ना, उसी का कारण क्या होगा? गुरुत्व होगा। उसी को गुरुत्व कहेंगे। प्रथम पतन का जो कारण होगा वही गुरुत्व कहलाएगा। ये समझ में आ गया ना? गुरुत्व पहले से ही विद्यमान रहता है, बस वो उसके कारण क्या है कि कहीं वो संयोग के कारण, कहीं वेग के कारण वो रहता है उसमें, ठीक है। ये समझ में आ गया ना सबको? या और हिंदी में बताया जाए? धनुष में गुरुत्व कहाँ से आया? धनुष में नहीं, बाण में। धनुष में नहीं, बाण में है। धनुष में भी जब धनुष को आप जब तक पकड़े रहेंगे, जब तक आपका हस्त संयोग रहेगा तब तक वो आपके हाथ में रहेगा। छोड़ दीजिए, देखिए गुरुत्व नहीं है तो कैसे गिरेगा फिर वो? गुरुत्व मतलब वजन, भारीपन। गुरुत्व का साधारण हिंदी में बिल्कुल हिंदी कर लीजिए। गुरुत्व मतलब वजन। किसमें वजन नहीं है आप ये बताइए मुझे? वजन किसमें नहीं है? हल्की से हल्की चीज में ही वजन होता है और उसके कारण ही वो नीचे गिरती है। वजन के कारण जी ही चीज नीचे गिरती है। वजन नहीं होगा तो वो जी गिरेगी नहीं। ग्रेविटी, इसी को लोग वो इंग्लिश में ग्रेविटी कह देते हैं। जो ऊपर आकाशगंगा है उसमें ब्लैक होल है, वहां ग्रेविटी कहाँ है? उस ब्लैक होल में है ऊपर। इसीलिए अंतरिक्ष से चीजें नीचे नहीं गिरती हैं। ठीक है ना? वहां पतन जी उल्टा होता है। वहां पतन नीचे नहीं होता, ऊपर की तरफ पतन होता है वहां पे। चलिए, ये समझ में आ गया ना सबको अच्छे से? गुरुत्व, गुरुत्व मतलब वजन, ठीक है। गुरुत्व जी मतलब वजन। वजन करके समझिए उसको। तो वजन किस चीज में नहीं होता? सभी चीजों में वजन होता है, लेकिन जब चीज प्रथम बार गिरती है, प्रथम बार का मतलब ये नहीं कि आप बार बार किसी चीज को गिरा रहे हैं, है ना, तो वो जितनी बार, चाहे आप 10 बार गिराइए किसी चीज को, तो आपके हाथ से जो पहली बार छूटी वो फिर गिरते गिरते जा रही है नीचे धीरे धीरे। स्लो मोशन में जब आप देखेंगे तो एक के बाद एक के बाद, कभी आप ये देखिए स्लो मोशन में, यदि आप वीडियो देखें किसी चीज का जो कैमरे से रिकॉर्ड होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैमरे से, उसमें क्या होता है कि तरंगें दिखाई देती हैं चीज के बाद में। जैसे यहाँ से ये बॉल है, इसको फेंका तो इसके और पास तरंगें दिखाई देती हैं। दिखता है ना तरंगें बॉल के फेंकने के बाद में? हाई फ्रीक्वेंसी जो वीडियोस होते हैं कैमरे के, उनमें तरंगें दिखाई देती हैं। वो जो तरंगें होती हैं वो एक दूसरे में वेग उत्पन्न करती हैं। तो प्रथम बार जो आपके हाथ से गिरेगी, चाहे वो 10 बार गिर जाए, ठीक है, 10वें बार में 10वें बार जो पहली बार आपके हाथ से छूट रही है चीज, ठीक है, वही उसका कारण क्या है? गुरुत्व। जैसे डंबल है, ठीक है, जिम का डंबल है, वो अधिक भारी है। अब कोई हल्का व्यक्ति है, उसने वो डंबल उठाया, ठीक है, अब वो ज्यादा देर उसको नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुरुत्व अधिक है। उसकी बल की अपेक्षा गुरुत्व अधिक है। अधिक देर संयोग नहीं होगा, वो छोड़ देगा उसको। तो पहले जो छोड़ा उसने सबसे पहले, वही क्या, वो किसके कारण छोड़ा? उस गुरुत्व के कारण, ठीक है। उसका असमवायी कारण कौन था? उसका गुरुत्व, यानी उसका उसमें वजन, भारीपन। समझ में आ गया गुरुत्व ना अच्छे से? जी। चलिए, यदि समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा, दोबारा समझा देंगे। अब देखिए, गुरुत्व को देख लिया ना, अब आता है द्रवत्व। वो तो देखा ही नहीं हमने, पृथ्वी जल वृत्ति, वो तो रह ही गया था। तो ये कहाँ रहता है गुरुत्व? पृथ्वी और जल में, ठीक है। कहाँ कहाँ रहता है ये? पृथ्वी और जल में।
ठीक है ना। जल में भी गुरुत्व रहता है और पृथ्वी में भी, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं रहता। रह सकता है क्या अतिरिक्त इसके? वायु में रह सकता है। महोदय जल में कैसे, एक बार इसको बताइए। अरे जल में वजन नहीं होता। आप हिंदी में गुरुत्व का मतलब गुरुत्व समझिए मत, आप वजन समझिए, भारीपन। जल में भारीपन होता है नहीं होता है? तभी तो वो ऊपर से नीचे गिरता है झरने से। गिरता है ना। जी जी जी। अरे झरने से जल गिरता है कि नहीं गिरता है? जी तो उसका गुरुत्व है उसमें। तो उसका प्रथम पतन जो है ना, वो क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा क्या, उसका कारण क्या कहलाएगा? गुरुत्व। प्रथम पतन का जो कारण है, तो जल गिर रहा है ऊपर से, ठीक है, तो उसका जो प्रथम पतन है, प्रथम पतन का कारण वो क्या कहलाएगा? गुरुत्व। उसके बाद में उसमें वेग उत्पन्न होता होता चला जाएगा, परस्पर एक दूसरे में वेग उत्पन्न करती हैं चीजें, ठीक है, एक दूसरे में परमाणु वेग उत्पन्न करते हैं, वो फिर वेग कहलाएगा। आगे क्या है? आद्य स्यंदन, स्पंदन लिखा है, आद्य स्यंदन समवायी कारणम, है ना। आद्य स्यंदन, प्रथम स्यंदन के, ठीक है, प्रथम स्यंदन का जो असमवायी कारण है, स्यंदन मतलब बहना, स्यंदन मतलब बहना, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? द्रवत्व, ठीक है। गुरुत्व देखा था अभी तक आपने, अब क्या है? द्रवत्व। प्रथम स्यंदन का जो असमवायी कारण है वो क्या कहलाएगा? द्रवत्व। ये भी असमवायी कारण है, ठीक है। अब देखिए, ये कहाँ रहता है? पृथ्वी जल वृत्ति, पृथ्वी और जल में इसकी वृत्ति है, पृथ्वी और जल में रहता है। जैसे आप ये समझिए, कोई तेल है, ठीक है, तेल है या फिर जल है, ठीक है ना, उनका जो पहला बहना, गिरना अलग है, ठीक है ना, पतन अलग है और बहना अलग है, ठीक है ना। आप लोग कहें कि अरे वो तो अभी हमने उसमें जल तो उसमें भी आ गया गुरुत्व में, जल में गुरुत्व तो रहता है ना, लेकिन वो कब रहता है? जब पतन का कारण होगा। गुरुत्व कहाँ असमवायी कारण है? जल में। जब उसका आदि पतन होगा, आदि पतन में असमवायी कारण जल के में है गुरुत्व। लेकिन प्रथम स्यंदन, स्यंदन मतलब बहने में, ठीक है, नदी इत्यादि जो बहती हैं उसमें प्रथम स्यंदन में कौन कारण होगा? कौन असमवायी कारण होगा उसका? द्रवत्व, उसका द्रव होना, है ना, उसका द्रव होना, ठीक है ना, यही असमवायी कारण होगा उसका। द्रव मतलब लिक्विड होना उसका। ये समझ में आ गया ना? कोई संशय तो नहीं है दोनों के मध्य में, गुरुत्व और द्रवत्व के मध्य में? यदि हो तो पूछ लीजिए, अभी आगे चलेंगे तो फिर और समझ में नहीं आएगा। गुरुत्व और द्रवत्व में क्लियर है सब जी सभी को? जी। गुरुत्व कहाँ असाधारण कारण था? आदि पतन में जल के, और आदि स्यंदन में, है ना, पहली बार बहने में कौन कारण है? उसका द्रवत्व होना, ठीक है, ठीक है, उसका द्रवत्व, उसका आदि स्यंदन का असमवायी कारण है। आदि स्यंदन मतलब जैसे मान लीजिए तेल है आपके पास किसी पात्र में, ये पात्र है, इसमें क्या है? तेल है अथवा जल है। जब ये आपके हाथ से गिरेगा, ठीक है, जब आप इसको फैलाएंगे तो जो बहेगा वो, उस बहने का जो असमवायी कारण है ना, प्रथम असमवायी कारण है उसका द्रवत्व है, ठीक है ना। यदि कठोर वस्तु होगी तो वो उसमें स्यंदन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वह द्रव है, इसीलिए उसके प्रथम स्यंदन का असमवायी जो कारण है वो क्या कहलाएगा? उसका द्रवत्व। और वो कहाँ रहता है? पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी में, जल में और तेज में, ठीक है ना।
ये क्लियर है सबको? अब देखिए पृथ्वी जल और तेज में कैसे रहता है। जी, पृथ्वी जल में कैसे रहता है। सबसे पहले पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी में आपके जो जैसे घी है, ठीक है ना, घी है ना, ये किस में आता है, पृथ्वी तत्व में। पुराने समय में वो लोग वो जलाते थे, मशाल जलाते थे ना, मशाल, उसमें लाख का प्रयोग करते थे, लाख, उसे जलाते थे, ठीक है। वो भी कैसा था, वो भी द्रव होता था, ठीक है। तो अभी आप घी समझिए, घी हमारे समक्ष प्रस्तुत है, हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो घी में पृथ्वी तत्व रहता है नहीं रहता है, पृथ्वी तत्व घी में रहता है नहीं रहता है, रहता है ना पृथ्वी घी में। चलिए आगे क्या है, क्या कह रहे हैं, जल, तो जल में तो रहता ही है, ठीक है। जल तो सभी लोग जानते ही हैं, वो तो द्रव्य है ही है, द्रव, द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, तेज, एक मिनट, पृथ्वी और तेज को एक साथ लिखते हैं और जल को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तेज, तेज में रख लीजिए सुवर्ण को, लोहा, लौह या रजत, ठीक है। और जल तो है ये, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, पृथ्वी में जो द्रवत्व है, घी है, उसका स्वभाव कैसा है, कठोर स्वभाव है ना। जब कठोर हो जाता है सर्दियों में, तो उसको क्या करते हैं, पिघलाने के लिए, उसमें द्रवत्व लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तेज संयोग करते हैं ना, तभी तो द्रवत्व आता है उसमें, घी में तेज संयोग होता है तभी द्रवत्व आता है ना। उसी प्रकार से सुवर्ण में, लोह में, रजत में क्या करते हैं, सुवर्णकार लोग क्या करते हैं, उसको पिघलाते हैं ना तेज संयोग से, है ना। जो लौहकार होता है वो क्या करता है, लोहे को पिघलाता है, फिर जैसा चाहे वैसा शस्त्र बना लेता है उससे, है ना। सुवर्णकार आभूषण बना देते हैं, कैसे, उसको पिघला करके, है ना, तेज संयोग से। तो इन दोनों में कैसा होता है, संयोग से उत्पन्न होता है द्रवत्व, ठीक है ना। कैसा किससे उत्पन्न होता है, संयोग से। और जल में कैसा होता है, स्वाभाविक द्रवत्व होता है ना। जल के लिए आवश्यकता थोड़ी ना होती है संयोग की किसी के, उसमें तो स्वभाव से रहता है ना। ये चीज समझ में आ गई ना। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये तीन जगह रहता है, ये चीज समझ में आई। तज द्विविधम, वो दो प्रकार का है, कैसा, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। कैसा है, सांसिद्धिक और नैमित्तिक, ठीक है। नैमित्तिक मतलब किसी निमित्त के द्वारा लाया जाए उसमें, तो यहां देखिए इन दोनों में किसी निमित्त के द्वारा लाया जा रहा है ना, तेज निमित्त है ना उनका, तेज निमित्त के द्वारा इनमें द्रवत्व लाया जा रहा है ना। तो इनमें कैसा कैसा द्रवत्व होगा, नैमित्तिक द्रवत्व। कह रहे हैं यहाँ देखिए, पृथ्वी तेजसो हो नैमित्तिकम, पृथ्वी और तेज में कैसा द्रवत्व रहता है, नैमित्तिक द्रवत्व। पृथ्वी रूपी जो घी है, लाख है, उसमें कैसा द्रवत्व रहेगा, नैमित्तिक द्रवत्व। सुवर्ण इत्यादि में भी कैसा द्रवत्व रहता है, नैमित्तिक द्रवत्व, ठीक है, ठीक है ना। और साम सिद्धिकम जले, साम सिद्धिक मतलब स्वतः, स्वभाव से किसमें रहता है, जल में, है ना। ये क्लियर है ना सबको। जी। अब देखिए आगे, पृथिव्याम घृतादौ, पृथ्वी में घृत आदि में, है ना, अग्नि संयोगजम द्रवत्व, अग्नि के संयोग से द्रवत्व उत्पन्न किया जाता है। तेज में किससे, तेज से स्वर्ण आदि में उत्पन्न किया जाता है ना। है ना, ये समझ में आ गया ना। जी। जी। स्वर्ण आदि में तेज संयोग से उत्पन्न किया जाता है, और अग्नि संयोग से किसमें, घृत आदि में, जो पृथ्वी तत्व घृत आदि है उनमें संयोग से, अग्नि संयोग से उत्पन्न किया जाता है।
ये क्लियर है ना सबको? समझ में आ गया ना द्रवत्व? द्रवत्व क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, ये जो हमने जो ये पढ़ा है ना, सांसिद्धिक और नैमित्तिक, ये कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। ठीक है, 2 प्रकार का था ना द्रवत्व हमारा। तो जो नैमित्तिक है ना, दूसरा कौन सा? सांसिद्धिक ना, नाम से तो ये समझ में आ गया है ना सबको? द्रवत्व समझ में आया? आगे चला जाए। आगे क्या आता है? हमने क्या देखा? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व। अब क्या आ गया? स्नेह। ठीक है, क्या आया अब? स्नेह। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तो चूर्ण आदि पिंडी, चूर्ण आदि के पिंड, जब हम चूर्ण का पिंड बनाते हैं ना, चाहे वो आटा हो या मिट्टी हो, है ना, उसका जब पिंड बनाते हैं, है ना, उस पिंड का जो पिंडी भाव होता है, उसका जो हेतुभूत गुण है, उसको क्या कहते हैं? स्नेह। ठीक है ना? क्या कहते हैं उसे? स्नेह। चूर्ण आदि जो पिंड है ना, चूर्ण का जो पिंड बनाते हैं, उन वस्तुओं के जो पिंडी भाव होता है उनका, जैसे आटा है, मिट्टी है, कोई भी चीज हो, उसका जब पिंडी भाव करते हैं, उसका जो पिंड बनाते हैं, उसका जो हेतुभूत गुण है ना, जिसके द्वारा वो उत्पन्न हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है? स्नेह। ठीक। और वो कहाँ रहता है? जल मात्र वृत्ति। जैसे मान लीजिए आप आटा गूंथते हैं, ठीक है, तो आटा अलग अलग होता है ना सब, बहुत सारा अलग अलग होता है ये सब, है ना। जब गूंथ लेते हैं उसको, उसका पिंड बन जाता है एक, है ना। तो किसके कारण बना? जल के कारण ना। तो ये जल कहाँ रहता है? जल में स्नेह कहाँ रहता है? ये तो जल में रहता है ना। जल मात्र में जो रहता है, कौन? स्नेह। ठीक है ना? ये क्लियर है? कुछ खास नहीं है इसमें जानने वाला। आगे चला जाए। चलिए अब देखिए, अब आया है महत्वपूर्ण विषय, शब्द। श्रोत्रग्राहियों का शब्द। श्रोत्र से जो ग्राह्य है ना, किससे ग्राह्य है? श्रोत्र। श्रोत्र इंद्रिय से जो ग्राह्य है, उस गुण को क्या कहते हैं? उस गुण को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, श्रोत्र इंद्रिय कहाँ रहती है? ये श्रोत्र इंद्रिय कहाँ रहती है? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की मुझे। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? तो जो श्रोत्र इंद्रिय है, ये कहाँ रहती है? हमने जानना था पहले, कहाँ रहती है ये? अभी भी कट रही है आवाज?
नेटवर्क थोड़ा बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अभी भी कट रही है। अच्छा, रीजन होकर देखते हैं हम दोबारा एक बार और। इस शब्द को देख रहे थे ना हम लोग, श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः। ठीक है, तो ये श्रोत्रग्राह्य जो है गुण, श्रोत्र रूपी जो इंद्रिय है हमारी, उसका जो गुण है ना, उससे जो ग्राह्य गुण है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, श्रोत्र इंद्रिय से जो ग्राह्य है उसको क्या कहा जाता है? उस गुण को शब्द। किसी ना किसी इंद्रिय से कोई ना कोई गुण ग्राह्य है, तो श्रोत्र इंद्रिय से जो गुण ग्राह्य है उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, अब ये बताइए हमें श्रोत्र इंद्रिय रहती कहाँ है? हमने पढ़ा था पहले, श्रोत्र इंद्रिय कहाँ रहती है? कर्ण विवरणवर्त्याकाशस्य। कर्ण विवरणवर्ती जो आकाश है ना, वहीं रहती है ये। ठीक है, कर्ण विवरणवर्ती जो आकाश है वहां रहती है। लिखा भी है आकाश मात्र वृत्ति। ठीक है ना, आकाश मात्र वृत्ति। और वो कितने प्रकार का है? सद्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति। ठीक है, कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, एक ध्वन्यात्मक और एक वर्णात्मक। ठीक है, अब देखिए ध्वन्यात्मक क्या है। जैसे कोई ध्वनि उत्पन्न है, कोई नाद होता है जब, है ना, नाद होता है ना, ढोल इत्यादि का नाद होता है, तो ये ढोल है, और ये उसको बजाने वाली क्या बोलते हैं उसको? ड्रम स्टिक, वो है ये, है ना। तो इनका जो संयोग होगा, संयोग और विभाग, संयोग से तो ध्वनि नहीं होगी, लेकिन संयोग और विभाग जब होगा तब ध्वनि होगी ना। तो संयोग और विभाग जब इनका होगा तो क्या उससे एक ध्वनि उत्पन्न होगी, है ना। जो ध्वनि उत्पन्न होगी, है ना, वही एक प्रकार का शब्द होगा। ठीक है, एक प्रकार का शब्द वो कैसा होगा? ध्वन्यात्मक। एक प्रकार का शब्द ये हो गया ध्वन्यात्मक। ठीक है, ये क्लियर है ना, ध्वन्यात्मक शब्द। और दूसरा कैसा है? वर्णात्मक। ठीक है, इसको अव्यक्त और व्यक्त भी कह सकते हैं। ये कैसा है? अव्यक्त है। कैसा है ये? अव्यक्त। क्या इसको व्यक्त किया जा सकता है? क्या इसको लिखा जा सकता है? ये जो ध्वनि इत्यादि, ये जो ध्वनि शब्द, ध्वनि है, इसको लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। तो कैसा है? अव्यक्त, यानी जिसको कहा ना जा सके, अव्यक्त है। अब आगे आते हैं वर्णात्मक। दूसरा कौन सा है? वर्णात्मक। वर्णात्मक मतलब जो हम बोल रहे हैं अभी, कोई भाषा। ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? वर्णात्मक शब्द। उसको हम लिख भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, है ना। तो वो कैसा होता है? व्यक्त। उसको क्या कहते हैं? व्यक्त। ठीक है ना, यहाँ लिख दिया इन्होंने, संस्कृत भाषा आदि रूप। संस्कृत भाषा आदि किसमें आती है? वर्णात्मक शब्द में, है ना। और ये ध्वनि, ध्वन्यात्मक शब्द में क्या आते हैं? भेरी आदि की ध्वनि। ठीक है ना, क्लियर है ना ये। अब शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द का लक्षण लिख लीजिए। कंठ तालवाद्यभिघातेन, कंठ तालवाद्यभिघातेन जायमानः शब्दः। लिख लिया? कंठ तालु आदि के
आदि से कौन कौन लेना है? दंत, ओष्ठ, जितने भी उच्चारण स्थान है वो सभी आदि से ले लेने हैं ना, उनसे ही तो उत्पन्न होता है शब्द। जायमानः शब्दः, उसको हम शब्द कहते हैं। ठीक, ये हुआ शब्द। अब देखिए, जब आप तर्क भाषा पढ़ेंगे ना तो वहां आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा ये, लेकिन यहाँ भी हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी हम ये देख रहे थे ना शब्द को, शब्द कैसे उत्पन्न होता है वो देखिए। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसने शब्द किया, ठीक है, शब्द किया इसने। अब यहाँ एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके लिए कुछ कहा इसने, तो शब्द कैसे उत्पन्न होगा? यहां से ऐसे 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 ये शब्द जाएगा इसके पास, तब ये सुन पाएगा, है ना। यानी इस शब्द से ये, इससे ये, इससे ये, ऐसे करके एक दूसरे से उत्पन्न हुआ। इस प्रक्रिया को दो तरह से देखा जाता है। एक न्याय में, एक होता है वीची तरंगन न्याय, ठीक है, वीची तरंगन न्याय। दूसरा होता है कदम्ब मुकुलन न्याय। ठीक है ना, दोनों समझ में आ गए? वीची तरंगन न्याय और दूसरा क्या है? कदम्ब मुकुलन न्याय। क्लियर? अब देखें क्या है ये। देखिए वीची तरंगन न्याय क्या है। एक तालाब है, ठीक है, जब हम इसमें पत्थर मारते हैं, पत्थर मारा हमने, ठीक है, तो आपने देखा होगा तरंगें उत्पन्न होती है ना, तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक तरंग दूसरे को, दूसरी तरंग तीसरे को, तीसरी चौथे को, पांचवी छठी को, ऐसे करके उत्पन्न करती है ना, एक दूसरे को तरंगें उत्पन्न करती है ना। तो यही क्या, ऐसे ही शब्द होता है, एक शब्द दूसरे को, दूसरा तीसरे को, चौथा पांचवे को उत्पन्न करता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वीची तरंगन न्याय, ठीक है ना। दूसरा क्या है? जैसे ये तरंगें उत्पन्न होती हैं वीची में, उसी प्रकार से शब्द उत्पन्न होता है। इनका कहने का मतलब यह है, न्याय का मतलब एक निर्णय देना, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ही शब्द उत्पन्न होता है। वो दूसरा क्या है? कदम्ब मुकुलन न्याय। आपने कदम्ब का पेड़ देखा है? कदम्ब के पेड़ पर जो पुष्प आता है ना, वो कैसा होता है? कदम्ब के पेड़ पर पुष्प जो आता है, देखा है वो पुष्प? देखिए उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे कांटे कांटे से होते हैं, ठीक, कांटे नहीं होते, मतलब चारों तरफ उसके वो निकले होते हैं, उसके मुकुले निकले, उसके, हाँ, रोम निकले होते हैं चारों तरफ, ठीक है, और वो एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार कदम्ब के जो कदम्ब का जो मुकुल है ना, उसके एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं जो रोम है, उसी प्रकार से यहाँ शब्द भी एक दूसरे से उत्पन्न होता है। दोनों न्याय का यही मतलब है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ शब्द उच्चारित किया हमने, तो वो चारों तरफ उसकी ध्वनि होगी। ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिशा में होगी, विशेष दिशा में। लेकिन क्या होता है, जिधर का वायु अधिक होता है ना, जिधर की वायु होती है उधर उसकी गति अधिक होती है। शब्द तो चारों तरफ उत्पन्न होता है। आप यदि भी किसी को तेज से संबोधन करके पुकारते हैं, तो क्या एक ही दिशा में आवाज जाएगी आपकी? चारों दिशाओं में जाएगी ना। लेकिन क्या होता है, जिधर का वायु अधिक होता है उधर ज्यादा जाता है। ऐसे ही शब्द की प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया आदि पतन की है, ठीक है ना। पतन भी ऐसे ही होता है किसी चीज का, ठीक है ना। तो हमें शब्द दिखाई देता है आपको, जब होता है ध्वनि दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती ना। इसी प्रकार से पतन भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो होता है। आप कोई स्लो मोशन का वीडियो देखिए किसी चीज को फेंकने का, तो वहां दिखाई देती हैं वो तरंगें उसके और पास निकलती हुई, जब वो जाती है तोड़ती हुई, ठीक है ना। तो जो आदि पतन है,
ये क्लियर है ना सबको? कल के पाठ में वो पीलू पाक और पीठर पाक समझ में आ गया था ना? पीलू पाक पीठर पाक समझ में आ गया था ना कल? अच्छा, तो कोई बताएंगे पीलू पाक कौन होते हैं और पीठर पाक कौन होते हैं? क्यों कहते हैं पीलू पाक? जो पीलू पाक होते हैं उनको पीलू पाक क्यों कहते हैं? माइक खोल लीजिए, जो भी बताना चाहते हैं वो माइक खोल लीजिए। जी पीलू पाक जो है ये वैशेषिक दर्शन का मत है और इसमें आप बताए थे कि पीलू, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। जी, तो पीलू पाकवादी जो है वो वैशेषिक लोग हैं जिसमें पीलू का तात्पर्य होता है परमाणु और पाक मतलब जो तेज से संयोग होता है और पाक उत्पन्न होता है उसे हम मतलब परमाणुओं में जब तेज का संयोग होकर के पाक उत्पन्न हो तो वो पीलू पाक है। जैसे कि आप उदाहरण भी बताए थे कि ये लोग मानते हैं कि जब घट में पाक उत्पन्न होता है तो वो घट के प्रत्येक परमाणुओं में उत्पन्न होता है। और पीठर पाक ये नैयायिकों का मत है। इसमें पीठर का तात्पर्य पिंड और पाक तेज संयोग। तो इसमें ये लोग मानते हैं कि जो पाकज का कार्य होता है वो परमाणुओं में ना होकर के सिर्फ पिंड में होता है घट के निर्माण में। ठीक, उत्तम, बहुत उत्तम, बढ़िया। अब ऐसे भूलेंगे नहीं कभी भी इस चीज से। ऐसे समझने का मतलब यह है कि कभी वो विस्मृत नहीं होगा, है ना? ऐसे समझाने का अर्थ यही था। अब देखिए एक श्लोक है, द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे, है ना? क्या है श्लोक? द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे। यस्य न खलिता बुद्धि तम वैशे शिकम विदुः। द्वित्वे च पाकजे पाकजोत्पत्तौ, यानी द्वित्वादी जो संख्या देखी थी हमने, है ना? वो समझ में आ गई सबको? द्वित्वादी संख्या जो देखी थी, संख्या समझ में आ गई ना सबको? जी। पाकज पाकज समझ में आ गया ना? पाकजोत्पत्ति। अच्छा, विभाग और संयोग, विभाग विभागे च अविभागजे, विभाग और अविभाग यानी विभाग और संयोग, दोनों चीज समझ में आ गई? अभी ये कह रहे हैं द्वित्वादी संख्या का जो व्यवहार होता है, पाकज और अपाकज की उत्पत्ति, विभाग और अविभाग, ये तीन चीजें जिसको समझ में आ जाती हैं, है ना? यस्य न स्खलिता बुद्धि, इसमें जिसकी बुद्धि स्खलित नहीं होती, इन तीन चीजों में, तम वैशेषिकम विदुः, उसको क्या कहना चाहिए? वही वैशेषिक होता है। तो आप लोग वैशेषिक हो गए? आप लोगों को